हेलो, वेलकम टू लेगेसी। हम चालू कर चुके हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसमें से हम 3 चैप्टर्स अभी तक कर चुके हैं। जिसमें हम पहले देखा हमने इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फिर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, फिर टैलेंट एक्विजिशन। मतलब इंट्रोडक्शन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स हम कहाँ-कहाँ से लाएँगे, उसे प्लान किस तरह से करना है, और फिर टैलेंट को हम अपनी तरफ अट्रैक्ट किस तरह से करते हैं, किस तरह का टैलेंट हमें चाहिए होता है, वो सब डिसाइड करते हैं। फिर जो हमारे पास टैलेंट अब आ चुका है, उसको उसकी ट्रेनिंग किस तरीके से करेंगे और डेवलपमेंट किस तरह से करेंगे, वो हम अभी देखेंगे। इसमें 2 चीज़ आपको वापस याद रखनी है कि आपको इस चैप्टर को पढ़ना है एक मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप ओनर नहीं हो, आप एंटरप्रेन्योर नहीं हो, आप एम्प्लॉय नहीं हो, आपको अच्छा एम्प्लॉय बनने की कोशिश नहीं करनी, आपको अच्छा मैनेजर बनने की कोशिश करनी है। इससे समझना है कि अच्छा मैनेजर क्या क्या करता है और क्या क्या नहीं करता है, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। दूसरी चीज, ये फास्ट ट्रैक रिवीजन है, तो थोड़े फास्ट होंगे तो आप अपनी स्पीड के अनुसार जैसा आपको सही लगता है उसके हिसाब से यूट्यूब पे ऑप्शन रहता है, स्पीड को थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा कर सकते हो। लेट्स गो। यूनिट 4, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। इसमें हम देखेंगे कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट क्या होते हैं, किस तरह अलग अलग होते हैं, ट्रेनिंग की क्या जरूरत होती है, ट्रेनिंग की क्या इंपॉर्टेंस होती है, ट्रेनिंग की प्रोसेस क्या होती है, ट्रेनिंग जो प्रोसेस हमने करी है उसका इवेल्युएशन हमें करना पड़ता है, अलग अलग टाइप की ट्रेनिंग कौन सी होती है, एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन, उसके ऑब्जेक्टिव्स और अलग अलग मेथड्स क्या रहते हैं एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट करने के। तो इंट्रोडक्शन, इसमें क्या होता है कि जो ट्रेनिंग है वो जनरली रेफर करती है एक अटेम्प्ट को, जिससे जो हमारी करंट और फ्यूचर एम्प्लॉय है, करंट और फ्यूचर एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को और बेटर करने की हम कोशिश करते हैं। जिन चीजों से उन्हें हम कहते हैं उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उस प्रोग्राम को हम ट्रेनिंग कहते हैं। जो ट्रेनिंग है इसकी वजह से एम्प्लॉय को नई नॉलेज मिलती है, जिस और उसकी जो करंट स्किल्स हैं वो ज्यादा रिफाइन हो जाती हैं, उसका एटीट्यूड चेंज हो जाता है, जिससे ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अच्छी हो जाती है। इसका मेन पर्पस रहता है लर्निंग को प्रमोट करने के लिए। इससे क्या होता है कि जो एम्प्लॉय है वो नई स्किल्स को एक्वायर कर पाता है, और एक जॉब से दूसरे जॉब में उसे मूव कर पाना उसके लिए इजी हो जाता है, क्योंकि उसे काम ज्यादा आता है और अच्छी तरीके से आता है। इससे एम्प्लॉय ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है, वर्सेटाइल हो जाता है, मोबाइल हो जाता है, मतलब उसका मूवमेंट इजी हो जाता है एक काम से दूसरे काम में, वो अच्छे से काम करने लगता है, क्योंकि जब वो ट्रेंड होता है तब। ठीक है। आज की तारीख में जब कांस्टेंट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है और कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है मार्केट में, तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ट्रेनिंग एक इंडिस्पेंसिबल पार्ट बन गया है। वो कंटिन्यूअसली अपने लोगों को, अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन करती रहती है। हमने देखा ऑब्जेक्टिव क्या क्या हमें इस चैप्टर में देखने वाले हैं, हमें देखने हैं। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो ट्रेनिंग क्या होती है, जो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट है वो टुवर्ड्स एक ही गोल की तरफ काम करते हैं, जो है कि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव पूरा होना चाहिए और एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी जो एम्प्लॉइज की है वो बढ़ने की तरफ काम करते हैं। लेकिन इसमें कुछ डिफरेंस भी होते हैं। पहला होता है टाइम पीरियड। जो ट्रेनिंग रहती है वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहती है। आप ऐसे समझो कि अगर कोई इंसान है जो डे 1 पे जिम में जा रहा है, तो हम उसे कैसे डंबल उठाना है, क्या करना है, किस तरह करना है, वो सारी चीज सिखाएंगे, वो गई ट्रेनिंग। और डेवलपमेंट होता है कि उसे हर रोज जिम जाना ही है, उसे हर चीज जो छोटी छोटी गलतियां उसको ठीक करते रहना है। तो वन डे से डे 1 से 1 डे तक, तो डेवलपमेंट जो है वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस से चलता रहता है, और जो ट्रेनिंग है वो एक स्पेसिफिक स्किल के लिए होती है, जो एक पर्टिकुलर स्किल सेट की रहती है, उसे कहते हैं ट्रेनिंग। ठीक है। तो टाइम पीरियड होता है, जो ट्रेनिंग का टाइम पीरियड होता है वो शॉर्ट पीरियड होता है, डेवलपमेंट एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो लंबी प्रोसेस है। पर्पस क्या रहता है ट्रेनिंग में, एक इंक्रीजिंग द स्किल एंड नॉलेज फॉर अ स्पेसिफिक जॉब या एक पर्टिकुलर टेक्निकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ट्रेनिंग जो होती है वो नॉन मैनेजरियल पर्सनल के लिए रहती है, लेकिन जो डेवलपमेंट रहता है वो उनकी टोटल पर्सनैलिटी को इंप्रूव करने के लिए होता है, और ये मैनेजरियल पर्सनल के रहता है, क्योंकि मैनेजर्स को पूरे ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को देखना पड़ता है। अप्रोच इसमें क्या रहती है, ट्रेनिंग एक रिएक्शनरी रिएक्टिव प्रोसेस है, और जो डेवलपमेंट है वो प्रोएक्टिव प्रोसेस है। रिएक्टिव प्रोसेस मतलब कोई चीज होती है, उसके बाद हमें पता चलता है कि इसके पास ये नॉलेज नहीं है, तो इसको हम ट्रेन कर देंगे इस पर्टिकुलर नॉलेज में, इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को। लेकिन जो डेवलपमेंट है प्रोएक्टिव एक्टिविटी है, जिसमें हम लोगों को पहले से ही रेडी करके रखते हैं, अच्छे से किस तरह बात करना है, किस तरह से अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करना है लोगों के सामने, वो सारी चीजें हम उनको डेवलपमेंट करते रहते हैं। इनिशिएटिव, जो ट्रेनिंग है वो एक रिजल्ट होता है इनिशिएटिव टेकन बाय द मैनेजमेंट, और जो डेवलपमेंट है वो जो इन्वायरमेंट की तरफ से स्टिमुलेटेड रहता है और इंटरनल मोटिवेशन की से डेवलपमेंट होता है। लेकिन जो ट्रेनिंग होती है वो आउटसाइड मोटिवेशन से करी जाती है, क्योंकि मान लो कोई और दूसरा एम्प्लॉय है जो अच्छे से काम कर रहा है, तो वो ज्यादा उसकी जो एफिशिएंसी वो ज्यादा है, तो उससे मोटिवेट है कि हम ट्रेनिंग कराते हैं। लेकिन जो डेवलपमेंट है वो इंटरनल मोटिवेशन की वजह से रिजल्ट होता है, हमारी इन्वायरमेंट को और बेटर करने के लिए, अच्छा करने के लिए होता है। अभी नीड फॉर ट्रेनिंग, ट्रेनिंग की जरूरत क्या क्या है ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल पूरा हो सके, और एम्प्लॉयर दोनों को इससे फायदा होता है, क्योंकि जो एम्प्लॉय है वो ज्यादा इफेक्टिवली काम कर पाएगा, और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको क्या फायदा होगा एम्प्लॉयर को, कि उसे ग्रोथ मिलेगी ऑर्गेनाइजेशन की, और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो जो ट्रेनिंग की जरूरत क्या है, सबसे पहली बात लर्निंग फॉर न्यू रिक्रूट। अगर कोई एम्प्लॉय को आपने एक बार सेलेक्ट कर दिया और प्लेस कर लिया, तो उसको एक पर्टिकुलर जो भी स्पेसिफिक जॉब डिस्क्रिप्शन में आपने उसको प्लेस किया है, उस जॉब के लिए उसको ट्रेन करने की जरूरत रहती है, ताकि वो अपने जॉब को इफेक्टिवली कर सके और कॉम्पिटेंटली कर सके, बिना गलती के अच्छी तरीके से कर सके। कॉम्पिटेंटली मतलब ऐसा कर सके जैसा एक कोई एक्सपर्ट उस चीज को कर रहा है, कॉम्पिटेटिव लेवल पे कर सके। प्रमोशन, जो अगर किसी
एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को हमें हायर रोल के लिए रेडी करना है, ताकि हम उसे किसी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सके और काम दे सके और हायर लेवल पर ले जा सके, तो उसे हमें ट्रेन करने की जरूरत पड़ती है। अगर हमें किसी एम्प्लॉय को एक जॉब से दूसरे जॉब में लेकर जाना है, तो एम्प्लॉयज का मोबाइल वर्क और वर्सेटाइल होना बहुत जरूरी है, जिससे उनको एक जॉब से दूसरे जॉब में डाला जा सके, इसलिए उन्हें ट्रेन करा जाता है। ब्रिजिंग द गैप, कई बार क्या होता है, कुछ गैप रहता है जो नॉलेज और स्किल एम्प्लॉय के पास अभी रहती है और जो जॉब में रिक्वायर्ड है, उस केस में हमें एम्प्लॉय को मोर प्रोडक्टिव बनाने के लिए ट्रेनिंग करनी पड़ती है, इस गैप को कम करने के लिए। फिर ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस क्या होती है? जो ट्रेनिंग होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट टूल रहता है सारे ही डिपार्टमेंट्स में, भले वो फाइनेंस हो, प्रमोशन हो, प्रोडक्शन हो, मार्केटिंग हो, कुछ भी हो। जो रिटर्न होता है इन्वेस्टमेंट का ट्रेनिंग में, वो बहुत यूज रहता है, जिसमें प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, एनहांस हो जाती है स्किल लोगों की, और मोटिवेशन लेवल बढ़ जाते हैं। एडिक्वेट एडिक्वेटली प्लान्ड एंड वेल एग्जीक्यूटेड ट्रेनिंग के कुछ एडवांटेजेस होते हैं, कई एडवांटेजेस होते हैं। पहला होता है कि उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है और क्वालिटी ऑफ वर्क अच्छा हो जाता है। स्टैंडर्ड मेथड, मतलब किसी काम को किस तरीके से करना वो सिखा देते हैं, तो वो उसी तरह से करेगा, तो बेटर तरीके से, बेटर मेथड से कोई काम को करेगा, उससे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज अच्छी हो जाती हैं। वेस्ट कम हो जाता है, क्योंकि ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज करने लगता है, क्योंकि उसे पता होता है क्या करना है और क्या नहीं करना है। मोरल और लॉयल्टी अच्छी हो जाती है लोगों की। ट्रेनिंग से जो एम्प्लॉय है उनमें पॉजिटिव एटीट्यूड आता है, जॉब सेटिस्फेक्शन आता है, उनकी लर्निंग बढ़ जाती है, उनमें एक सेंस ऑफ कमिटमेंट आ जाता है कि मुझे ये काम करना है, कंपनी ने इतना इन्वेस्ट करा है मेरे ऊपर, तो मैं इसे काम को अच्छी तरह से करूंगा। प्रमोशन, ट्रेनिंग जो है वो हेल्प करता है एम्प्लॉय को रियलाइज करने के लिए देयर गोल्स एक्टिवली। ये रिड्यूस करता है एम्प्लॉय की ग्रीवेंसेस, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करके इंटरनल प्रमोशन की। रिड्यूस सुपरविजन एंड लो एक्सीडेंट रेट्स, अगर आप किसी को ट्रेन करते हो तो वो एम्प्लॉय जो सेल्फ रिलायंट बन जाता है, उसे गाइडेंस सुपरविजन की जरूरत नहीं पड़ती है, वो मिस्टेक्स भी नहीं करता और एक्सीडेंट्स भी नहीं होते हैं, जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट बचती है सुपरविजन की, और खर्चे भी एक्सीडेंट वगैरह में नहीं होते हैं। अब ट्रेनिंग की प्रोसेस, जो ट्रेनिंग है वो एक इन्वेस्टमेंट है जो कि ऑर्गेनाइजेशन करती है अपने डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। अगर ट्रेनिंग इफेक्टिव है तो वो बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल होगी, लेकिन इसे सही तरीके से करने के लिए इसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में आपको फॉलो करना पड़ता है। वो स्टेप्स क्या क्या है? सबसे पहली बात, असाइनमेंट ऑफ द ट्रेनिंग नीड्स। हम एनालाइज करते हैं कि लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स क्या है, व्हाट ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट फ्रॉम द एम्प्लॉइज, क्या एम्प्लॉइज का ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट कर रही है, और अगर कोई मिसमैच है इस जो स्किल नॉलेज जो रिक्वायर्ड है जॉब के लिए और जो करंट कैपेबिलिटीज है एम्प्लॉइज की जो अभी आता है, अगर उसमें कोई गैप है तो उसे हम कहते हैं लर्निंग गैप। और इसको असेस करने के लिए हमारे पास तीन एलिमेंट्स हमें क्लोजली एग्जामिन करने पड़ते हैं। सबसे पहली बात होती है ऑर्गेनाइजेशन का एनालिसिस, जो ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन के, जो भी हमें जहां तक ऑर्गेनाइजेशन को जहां तक पहुंचना है उसे अच्छे से स्टडी करा जाता है, उसके एंड रिजल्ट को देखा जाता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हाउ इट यूजेस रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज को किस तरह से यूज कर रही है। ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, जैसे कि जो उसके एम्प्लॉय का एटीट्यूड है, वर्क कल्चर है, उसको भी एग्जामिन करा जाता है, और जो इम्पैक्ट है इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल इन्वायरमेंट का बिजनेस पर, वो भी कंसिडर करा जाता है। मतलब इन सारी चीजों की वजह से हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अगर ऑब्जेक्टिव ही पूरा नहीं हो पाएगा तो हमें कोई और तरीके से हमारे ऑब्जेक्टिव की तरफ जाना पड़ेगा, अलग प्लान बनाना पड़ेगा। तो पहले ऑब्जेक्टिव्स को देखा जाता है, फिर ऑपरेशनल एनालिसिस, मतलब जॉब रिक्वायर्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज, एक पर्टिकुलर चीज को करने के लिए बहुत सारी स्किल्स, बहुत सारे चीजों को करना पड़ता है। तो ऑपरेशन फोकस करता है जो नीड्स हैं, जो स्किल्स है, नॉलेज है, एटीट्यूड जो कि रिक्वायर्ड है किसी भी जॉब को अच्छी तरह से पूरा करने के लिए। एग्जांपल, अगर कोई लॉयर है तो उसे कंपनी एक्ट और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का तो नॉलेज होना ही चाहिए, लेकिन अगर कोई लॉयर है जिसको इन एक्ट का नॉलेज ही नहीं है, तो फिर ये स्किल तो उसके अंदर आनी पड़ेगी, उसको सिखाना पड़ेगा। तो ये हुई ऑपरेशन एनालिसिस। फिर पर्सनल एनालिसिस। पर्सनल एनालिसिस क्या मतलब हुआ कि हम एम्प्लॉय पे फोकस करते हैं, जब वो कोई काम को कर रहा होता है, हम देखते हैं कि जो उसने परफॉर्मेंस करी है वो सेटिस्फैक्टरी है कि नहीं, और एबल टू अचीव द गोल्स जो कि हमने उसे दिए थे। अगर हमें ऐसा लगता है कि कोई लर्निंग गैप है, तो हम उसे फर्दर असेस करते हैं और देखते हैं कि एम्प्लॉय केपेबल है उसे ट्रेन करने के लिए, अगर हम या फिर कोई मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है, ताकि या तो हम उसे ट्रेन कर देंगे या फिर उसको निकाल के उस जगह कोई और बंदे को ले आएंगे। फिर डिफाइनिंग द ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव्स। ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करने का क्या मतलब हुआ? जब हमें ट्रेनिंग गैप पता चल जाता है तो फिर हम हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करते हैं। जो ये ऑब्जेक्टिव है ये फाउंडेशन रहते हैं किसी भी ट्रेनिंग इनिशिएटिव को करने के लिए। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स का क्या मतलब होता है कि हमारे पास 100 एम्प्लॉइज हैं जिसमें से 50 लोगों को ये नहीं आता है कि एक पर्टिकुलर मशीन को किस तरह से चलाना है, तो हमारी जो ट्रेनिंग रहेगी वो उस पर्टिकुलर मशीन को चलाने के लिए होगी। ये नहीं कि सारे प्रोसेस कैसे चलते हैं, किस तरह जो चीजों में अच्छे हैं उस पर नहीं, जो चीज में जो मैक्सिमम लोग अच्छे नहीं है उस चीज पर काम करा जाए, वो होता है लर्निंग ऑब्जेक्टिव। वो हम पहले डिसाइड करते हैं कि असल में चाहिए क्या, ट्रेनिंग के बाद हम क्या अचीव करेंगे। ये एडवांस में पता करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो मेजरेबल होने चाहिए और कॉन्क्रीट टर्म्स में मेजर करने की स्थिति में हमें होना चाहिए। जो ऑब्जेक्टिव को डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम को, जो लर्नर और ट्रेनर है दोनों को एक क्लियर पिक्चर पता चल जाती है कि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस ट्रेनिंग से, कि हम क्या इनपुट देंगे और क्या आउटपुट हमें किस तरह का मिलेगा। फिर डिजाइनिंग द ट्रेनिंग प्रोग्राम, हमने देख लिया कि क्या जरूरत है, क्या किस चीज में ट्रेनिंग देने की जरूरत है, अब किस तरह से ट्रेन करेंगे। तो जैसे हमारा ऑब्जेक्टिव हो जाता है तो हम ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाते हैं, हम एनालाइज करते हैं अलग अलग फैक्टर्स जो हमें कंसीडर करने हैं जब हम डिजाइन करें ऑडिट प्रोग्राम को। कौन कौन से हुए कि कौन ट्रेन करेगा, ट्रेन कौन कौन कर सकता है, सुपरवाइजर कर सकता है, कोई यूनिवर्सिटी का फैकल्टी कर सकता है, कोई इंडस्ट्रीज कर सकता है, कोई एचआर मैनेजर कंसल्टेंट कर सकता है, लेकिन कौन करेगा वो हमें जो रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से देखना पड़ता है, क्या स्किल और क्या नॉलेज रिक्वायरमेंट है। फिर हु नीड्स टू बी ट्रेन, किसको ट्रेन करना है, असल में किसको ट्रेन करना है।
किसको जिसका ट्रेन करना है उसका सेल्फ मोटिवेशन, उसका कितना लर्निंग गैप है, उसको किस लेवल के नॉलेज की जरूरत है, उस लेवल के नॉलेज के हिसाब से हम उसे ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। फिर ट्रेनिंग के मेथड्स, ट्रेनर जो है उसके पास कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए किसको वो ट्रेन कर रहा है, पार्टिसिपेंट्स के, उनके प्रोफाइल का उसको कंप्लीट नॉलेज रहना चाहिए, सो दैट ही कैन चूज द लर्निंग मेथड, जिसकी वजह से वो लर्निंग मेथड को चूज कर सकता है जो बेस्ट सूट करती है उनके रिक्वायरमेंट्स को। जो ट्रेनिंग का कंटेंट है वो प्रिपेयर करना पड़ता है बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक एरियाज दैट नीड डेवलपमेंट। मतलब मान लो कोई आपके एम्प्लॉइज हैं, उनका एक पर्टिकुलर एरिया वीक है, उन्हें समझ नहीं आ रहा है, उसमें काम नहीं हो रहा, उसमें एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, तो आप उसे स्ट्रांग बनाने के लिए उससे ट्रेन करोगे। तो ट्रेनिंग कंटेंट वीक पार्ट को स्ट्रांग बनाने के लिए करा जाता है, स्ट्रांग को और ट्रेन करने की जरूरत नहीं होती। इंप्लीमेंटेशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम, इसका मतलब होता है कि हम ट्रेनिंग प्लान को एक्शन में कन्वर्ट करते हैं, जो प्लान बनाया है उसको एक्शन में हम लाते हैं। प्रॉपर एनवायरनमेंट हमें बनानी पड़ती है जिससे लर्निंग प्रमोट हो। जो ट्रेनी है, मतलब जिसका जो एम्प्लॉई है, उसे कंफर्टेबल फील होना चाहिए, जो सेशन है वो इंटरएक्टिव होना चाहिए, ऐसा लग रहा है कि वो आपसे बात कर रहा है, उनसे भी आप बात करो, उनसे पूछो क्वेश्चन, वो भी आपको जवाब दें, तो बातों बातों में उसे बोझ नहीं लगेगा। जो ट्रेनर है वो भी कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट होना चाहिए अपने कंटेंट में, और ये जो ट्रेनर है उसको प्रमोट करना चाहिए रोल प्लेइंग और इंटरएक्टिव गेम्स। इस तरह से करेगा तो लोग आसानी से समझ पाएंगे चीजों को। फिर इवेल्युएशन एंड फॉलोअप, इवेल्युएशन फॉलोअप में क्या हुआ कि जो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ट्रेनिंग के थे वो अचीव हुए नहीं हुए, हम लोगों से फीडबैक लेंगे कि आपको जो हमने पढ़ाया उससे आपको अच्छी समझ में आई कि नहीं आई। फॉलो अप करने के लिए जो सुपरवाइजर है वो उनको पार्टिसिपेंट्स को बोलता है कि जो स्किल्स आपने सीखी उसको आप काम करके बताओ अपने डे टू डे जॉब में, कि आपने जो सीखा आप असल में उसको अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, और कितने अच्छे से कर पा रहे हो। फिर इवेल्युएशन ऑफ ट्रेनिंग, इवेल्युएशन ऑफ ट्रेनिंग में क्या होता है कि बहुत जरूरी होता है कि हम असेस करें इफेक्टिवनेस ऑफ द ट्रेनिंग। सिंस जो ट्रेनिंग है वो उसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगती है, पैसा लगता है, तो हमें एनालाइज करने की जरूरत होती है जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स थे, लर्निंग आउटकम्स थे। जो इवेल्युएशन है वो हमें बताता है कि जो हमने ट्रेनिंग करी है वो इफेक्टिव थी या नहीं थी। उसके लिए, इसको करने के लिए इसके बाद हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी कर पाते हैं, कॉस्ट कितनी लगी और उससे बेनिफिट जितना निकला उसका एनालिसिस को हम कहते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। अभी आगे देखते हैं ये क्या होता है। तो इससे अगर हमने इफेक्टिवली किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम को कराया तो जॉब की क्वालिटी अच्छी हो जानी चाहिए, नई स्किल्स लोगों को आ जानी चाहिए, एम्प्लॉय का एटीट्यूड अच्छा हो जाना चाहिए, वो कॉन्फिडेंट हो जाने चाहिए, लेकिन एक पर्टिकुलर बजट के अंदर। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा पैसा लगा के आप कर रहे हो। तो ये सारी चीजें हुई हैं कि नहीं हुई हैं बजट के अंदर, वो चीज हमें देखनी पड़ती है। जो ट्रेनिंग का एप्लीकेशन है, ट्रेनिंग्स का जो एप्लीकेशन है ऑफ द न्यू लर्निंग्स, वर्क पे देख के हमें और पता चलता है कि उनका काम अच्छे से पूरा उन्हें सीखा है कि नहीं सीखा है। और इससे हमें क्लियर पिक्चर पता चल जाती है कि लूप होल कहाँ का है, जो हमने लर्निंग आउटकम्स बनाए थे उसमें लूप होल कहाँ पे है, ताकि जब फ्यूचर में जो ट्रेनर है, जो एचआर मैनेजर है, वो उन करेक्टिव मेजर्स कर ले, ताकि वापस से ये लूप होल्स, वापस से ये गलतियां ना हो। इफेक्टिवनेस को जज करने के लिए हम लोगों से फीडबैक मांग सकते हैं और उनके रिएक्शंस और व्यूज ले सकते हैं। जैसे यूट्यूब में लोग कमेंट छोड़ते हैं कि हमें अच्छा लगा या नहीं अच्छा लगा, उससे जो क्रिएटर है वो और मेहनत करता है, उन चीजों को और ठीक करता है। ये करने के लिए बिजनेसेस में क्या होता है कि वो एक क्वेश्चनर बनाते हैं या इंटरव्यूज लेते हैं लोगों से और देखते हैं कि उनका लर्निंग लेवल कितना हुआ। दूसरे फैक्टर जो है जो इफेक्टिवनेस को बताते हैं वो कैसा होता है कि जो ट्रेनीज है वो सेटिस्फाइड है या नहीं है। उनका, अगर मान लो आपने ट्रेनिंग ली और लोग एब्सेंट कम हो रहे हैं, मतलब जितने पहले होते हैं तो उससे कम हो रहे हैं, मतलब लोग ज्यादा सेटिस्फाइड है, उनका टर्नओवर, उनका ग्रीवेंस अगर कम हो गया तो लोग सेटिस्फाइड है। एक और इंपॉर्टेंट इवेल्युएशन क्राइटेरिया होता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, मतलब जो कॉस्ट इन्वॉल्व हुई ट्रेनिंग में उसको हम कंपेयर करते हैं टू द वैल्यू गेन्ड या रिटर्न्स जो हमें मिले लर्निंग आउटकम से। मतलब लोगों की स्किल बढ़ गई, उसकी वजह से जो हमें प्रॉफिट होने लगा वो अगर पहले से बढ़ गया और जो खर्चा हमने ट्रेनिंग में करा वो उससे कम है, तो हम बोलेंगे कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पॉजिटिव है या फेवरेबल है। लेकिन अगर ये नेगेटिव हुआ तो फिर हमने ये जो हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम करा वो गलत था, हमें इसे नहीं करना चाहिए था, कुछ और करना चाहिए था। फिर टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की ट्रेनिंग होती है जो कंडक्ट करी जाती है डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ट्रेनिंग, जिस बंदे को ट्रेन करना है उसके हिसाब से। तो जो टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग्स होती हैं वो होती है, पहली इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन, ये हम पिछले चैप्टर में भी देख चुके हैं। इसमें क्या होता है, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन होता है नए एम्प्लॉय का, फिर हम उसे इंट्रोड्यूस करते हैं, उसे सेटल करने के, फेमिलियर करने की कोशिश करते हैं, इन डेप्थ नॉलेज बताते हैं कंपनी का, उसका बैकग्राउंड का, कंपनी के स्ट्रक्चर का, उसका प्रोडक्ट पॉलिसीज का, ताकि वो फेमिलियर हो जाए। और फेमिलियर करते हैं उसको उसके सुपीरियर से, सबॉर्डिनेट से, ताकि वो कंफर्टेबल फील कर सके, उनसे बात कर सके, कोई डाउट हो तो नई जॉब के बारे में उनसे पूछ सके। फिर प्रमोशनल ट्रेनिंग, प्रमोशनल ट्रेनिंग क्या होता है, जो एम्प्लॉय जिनके पास पोटेंशियल होता है ग्रोथ का और उन्हें बड़े रोल्स दिए जा सकते हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करा जाता है, सेलेक्ट करा जाता है, उसके बाद उन्हें फर्दर ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती है जो कि जरूरी रहेगी ताकि वो बड़े रोल्स को ले पाए और आगे चल के उनके प्रमोशन करा जा सके। फिर रिफ्रेशर ट्रेनिंग, ये क्या होता है, जो आज के टाइम में हर हर चीज कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी है, प्रोसीजर है, पॉलिसी है, जो ट्रेडिशनल वे है किसी भी काम को करने का वो ऑब्सोलीट होता जा रहा है और नए तरीके को और नए और इम्प्रूव तरीके, प्रोसीजर्स आती जा रही हैं। तो अगर हमें कंपटीशन में रहना है तो हमें छोटे छोटे शॉर्ट टर्म कोर्सेज करते रहने पड़ेंगे, जिससे कि हमारा डेवलपमेंट एक पर्टिकुलर फील्ड में होता रहे और हम कॉन्फिडेंट रहे। रिफ्रेशर ट्रेनिंग ऑल्सो गिव्स
न्यू स्किल्स, न्यू कैपेबिलिटीज ऑफ टू डू अ पर्टिकुलर जॉब टू द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज। जो एग्जिस्टिंग लोग हैं उनको काम को नए तरीके से करने की स्किल्स प्रोवाइड करता है रिफ्रेशर ट्रेनिंग। फिर स्किल ट्रेनिंग, अगर हमें ऐसा समझ में आता है कि कोई गैप है, जो स्किल्स रिक्वायर्ड है पर्टिकुलर जॉब के कंप्लीशन के लिए और जो स्किल्स अभी एम्प्लॉइज पोजेस करते हैं, इसकी वजह से नीड क्रिएट होती है ट्रेनिंग की। जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसे प्लान करा जाता है और कंटेंट इन डेवलपमेंट टू दी ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव्स। तो अगर जो गैप है उसको पूरा करने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम को बनाया जाता है और डेवलपमेंट प्रोग्राम को बनाया जाता है। इफेक्टिव मेथड ऑफ ट्रेनिंग, जो सबसे बेस्ट मेथड है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव्स वो सेलेक्ट करा जाता है। कौन कौन सी मेथड होती है? लेक्चर हो सकता है, कोचिंग कर सकते हैं, स्पेशल कोर्सेज हो सकते हैं। ये सिंपल बेसिक स्किल्स भी हो सकती है, जैसे कि राइटिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स। जो भी बेसिक से बेसिक चीज के लिए जो चीज की जरूरत है उसकी आप ट्रेनिंग करो, जिस चीज की जरूरत नहीं है उसकी हम ट्रेनिंग नहीं करते हैं। इंटर्नशिप ट्रेनिंग, इंटर्नशिप ट्रेनिंग में क्या होता है कि अलग अलग टाइप की प्रोफेशनल कॉलेजेस रहते हैं, इंजीनियरिंग स्कूल्स रहते हैं, उनको बुलाया जाता है और सेटअप्स में बुलाया जाता है और उनको बोला जाता है कि आप हमारे उनके जो स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पे प्लेस करा जाता है और वो ऑन द जॉब, मतलब वो सीखते हैं कि कैसे कंपनी काम कर रही है, एज एन एम्प्लॉय काम करके देखते हैं छोटे पीरियड के लिए, 2 या 4 महीने के लिए। इसकी वजह से जो लोग हैं उन्हें थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी आ जाता है और वो आगे किस तरह काम करना है उसके लिए रेडी हो जाते हैं, जब वो कॉलेज में है ऑलरेडी तब, जब कॉलेज में ही है तब। फिर क्रॉस फंक्शनल ट्रेनिंग, क्रॉस फंक्शनल ट्रेनिंग में क्या होती है कि एक जो बंदा है एक पर्टिकुलर टाइम तक एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ जॉब पे, एक पर्टिकुलर जॉब पे काम करता है, फिर हम जॉब का रोटेशन कर देते हैं, उसको उस डिपार्टमेंट से उठा किसी दूसरे डिपार्टमेंट डाल देते हैं। इससे क्या होता है कि उसे दूसरी दूसरी फंक्शंस सीखने का मौका मिलता है, उसका करियर डेवलपमेंट होता है और वो बोर नहीं होता है। उसकी जो नॉलेज है, उसकी जो नॉलेज है, उसकी जो करियर का ग्रोथ के पोटेंशियल है वो और बढ़ जाता है। इससे एम्प्लॉय भी खुश होता है और एम्प्लॉयर भी खुश होता है, क्योंकि आगे चल के उसे दूसरे डिपार्टमेंट में भी डाला जा सकता है और वहां पर उसे प्रमोट भी करा जा सकता है। नाउ सिलेक्शन ऑफ ट्रेनिंग मेथड, बहुत सारी ट्रेनिंग की मेथड्स रहती हैं, उसको हम सेलेक्ट किस तरीके से करेंगे? तो इसको सेलेक्ट करने के लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हमें देखने पड़ते हैं। पहला होता है ट्रेनिंग के गोल्स, हमारा असल में ट्रेनिंग का गोल क्या है? ट्रेनिंग मेथड को मान लो हमारा गोल है कि हमें एक्वायर करनी नई स्किल्स, तो हम एक मेथड को यूज करेंगे। अगर हमारा गोल है कि हमें कम्युनिकेशन अच्छा करना है, तो फिर हम किस तरह बात करनी है, किस तरह बैठना है, किस तरह अपने आप को एक्सप्रेस करना है वो सिखाएंगे। अगर हमें करना है कि भाई मैनेजर्स की डिसीजन मेकिंग स्किल्स को हमें अच्छा करना है, तो फिर हम अलग अलग मैनेजर्स को बुलाएंगे, उनके सेमिनार्स में लोगों को भेजेंगे। तो जैसा गोल है उसके हिसाब से हम मेथड को चूज करेंगे। हर एक गोल के लिए अपनी स्पेसिफिक मेथड है ट्रेनिंग की, जो कि मोर इफेक्टिवली और मोर सुटेबल रहती है। इसीलिए हम उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं कौन सी मेथड रहेगी। हम हु इज बीइंग ट्रेन, जो हमने पहले देखा, हम ट्रेन किसको कर रहे हैं? जो लेवल का एम्प्लॉय है उसको जो रिक्वायर्ड स्किल्स है वो से वो ट्रेनिंग देंगे। अगर कोई एम्प्लॉय है जिसके पास कोई फ्रेशर है, जिसके पास कोई टाइटल कोई नॉलेज नहीं है, एक बंदा वो है, दूसरा बंदा है कि अपर लेवल का मैनेजमेंट है जिसे हमें फर्दर डेवलप करना है, तो दोनों के रोल्स अलग हैं, दोनों के लिए अलग ट्रेनिंग मेथड हमें लगानी पड़ेगी। फिर ट्रेनिंग बजट, ट्रेनिंग बजट में क्या होता है कि ट्रेनिंग इन्वॉल्व्स लार्ज इन्वेस्टमेंट, बिकॉज ट्रेनिंग अगर इफेक्टिव हुई तो रिटर्न्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो इस केस में जो फाइनेंस अवेलेबल फॉर ट्रेनिंग डिटरमिन्स, जितना फाइनेंस, जितना पैसा हमारे पास अवेलेबल है वो डिटरमिन करता है कि हम कौन सी मेथड को यूज करेंगे। तो जितना अलग कॉस्ट होगा उसके हिसाब से भी डिटरमिन होता है कि कितना पैसा हमारे पास है, उससे भी डिटरमिन होता है कि हम कौन सी मेथड को लगाएंगे। टाइम की अवेलेबिलिटी, जो ट्रेनिंग है उसकी सक्सेस डिपेंड करती है ऑन द कमिटमेंट ऑफ एनर्जी एंड टाइम, क्योंकि टाइम और एनर्जी दोनों लगती है। ट्रेनिंग डिमांड करती है बहुत लंबा टाइम, ट्रेनर के लिए भी और ट्रेनिंग के भी पार्ट पे। इस केस में जैसे ड्रॉप जॉब ट्रेनिंग होती है तो उसमें क्या होता है, ट्रेनी जब अपना काम कर रहा है उसके साथ साथ सीखते रहता है। लेकिन जो स्पेशल कोर्सेज होते हैं उसमें आपको काम छोड़ के दूसरी जगह पे जाना पड़ता है, काम को सीखना पड़ता है, इससे आपका जो डे टू डे ऑपरेशन है ट्रेनिंग का वो सफर करता है। तो ये चीजें भी, ये टाइम भी आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, ट्रेनर के पास भी और ट्रेनिंग के पास भी, तभी उस इस मेथड को, स्पेशल कोर्सेज को लगाया जा सकता है। तो ये भी डिपेंड करता है, ये भी डिफाइन करता है, ये भी इस फैक्टर से भी डिटरमिन होता है कि हम कौन से मेथड को यूज करेंगे। देन अवेलेबिलिटी ऑफ कॉम्पिटेंट ट्रेनर्स, अगर हमारे पास अच्छे ट्रेनर ही नहीं रहेंगे तो हम ट्रेनिंग करा ही नहीं पाएंगे। तो जो ट्रेनर्स हैं वो क्वालिफाइड और इफेक्टिव होने चाहिए और वो अवेलेबल भी होने चाहिए सही टाइम पे जब हमें ट्रेनिंग करानी है तब। एक पीटर नाउ इंट्रोडक्शन टू एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट, एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि जब हम कोई काम करते रहते हैं तो उस काम के साथ साथ ही हमारे पास हमारा ऐसा एनवायरमेंट होना चाहिए जिससे कि हम मैनेजर्स को बना सकें, मैनेजर्स को, नए मैनेजर्स को बना सकें जो उस प्रॉब्लम को संभाल सकें और आगे डील कर सके। ये पीटर ड्रकर ने कहा था कि कोई भी इंस्टीट्यूशन जो अपने खुद के मैनेजर नहीं बना सकती वो मर जाएगी, इट विल डाई। फ्रॉम एन ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू द एबिलिटी ऑफ एन इंस्टीट्यूशन टू प्रोड्यूस अ मैनेजर, मैनेजर को प्रोड्यूस करने की एबिलिटी ज्यादा जरूरी है देन द एबिलिटी टू प्रोड्यूस गुड्स, ऐसा इसने कहा था। पीटर ड्रकर ये है। नाउ एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस जो हेल्प करती है मैनेजर को गेन करने के लिए नॉलेज एंड स्किल्स एंड एबिलिटीज, कि वो हैंडल कर सके पर्टिकुलर सिचुएशंस को इफेक्टिव मैनर में, मैच्योर्ड वे में फ्यूचर चैलेंजेस को हैंडल करने, सक्सेसफुली हैंडल कर सके, ऐसा उसे इफेक्टिव बनाना है हमें।
ये जनरली गेन होता है एक्सपीरियंस के थ्रू और फॉर्मल कोर्सेज ऑफ इंस्ट्रक्शन के थ्रू। इसमें हम कॉन्सेप्चुअल और एनालिटिकल एबिलिटीज एग्जीक्यूटिव को देने की कोशिश करते हैं। ये ऑल्सो हेल्प करता है एनहांस करने के लिए उनकी पर्सनैलिटीज को एंड मेक देम बेटर ह्यूमन बींग्स। इट इम्प्रूव्स द कॉम्पिटेंसीज ऑफ हैंडलिंग वेरियस टास्क, उनका डिसीजन मेकिंग का पावर, उनका चीजों को एनालाइज करने का और कम्युनिकेशन को इंप्रूव करने का ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जरूरी रहता है। ओके सुनो सुनो सुनो, थोड़ा हार्ड है। सिंपल समझो कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने ही लोगों, अपने मैनेजर्स को मैनेजर्स बनाए और मैनेजर्स का डेवलपमेंट करे, उसे कहते हैं एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट। जो हमारा एग्जीक्यूटिव है उसका डेवलपमेंट होते रहना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट और इजी है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारे ये क्या नाम है भाई साहब का, पीटर ड्रकर, इन्होंने क्या बोला है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने खुद के मैनेजर्स नहीं बना पाएगी तो वो इवेंचुअली मर जाएगी, तो मैनेजर्स को बनाने का जरूरी रहता है। तो डेवलप जो मैनेजर्स का डेवलपमेंट है वो एक बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव प्रोसेस है। नीदर डेवलपमेंट नॉर एजुकेशन should be thought of as something that ever has to be completed, ever that can ever be completed। जो एजुकेशन और डेवलपमेंट है वो कभी भी पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि कोई लिमिट नहीं कितना आप सीख सकते हो। हमें आपको हमेशा ऐसी स्किल्स को कल्टीवेट करना है जिससे कि आपकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस अच्छी हो जाए, जिससे आपके जो एंटिसिपेटेड रिजल्ट्स हैं पूरे हो जाए। लेकिन सीखते तो एज अ मैनेजर आपको हमेशा ही रहना पड़ेगा ना। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट, हम क्या है, हम एग्जीक्यूटिव मैनेजर है, हम एग्जीक्यूटिव मैनेजर है, सब्जेक्ट को पढ़ने का मतलब है हम मैनेजर है। तो हमें किस तरह सीखते रहना है, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स है। हमें क्या, हमारे एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव है? टू सस्टेन डायनेमिक एंड कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट। जो एनवायरमेंट है आज की तारीख में बहुत कॉम्पिटिशन और कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है। तो जो मैनेजरियल ऑब्सोलेंस, मतलब जो चीज आपको पहले पता थी वो अब ऑब्सोलीट हो चुकी है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, नई प्रोसेसेस को सीखना, उसका नॉलेज लेना, उसका स्किल सीखना, एबिलिटी सीखना जरूरी होता है, ताकि हम इस कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एनवायरमेंट में सस्टेन कर सके अपने आप को। इंश्योर करना कि हमारे पास स्टाफ हर एक लेवल पे अच्छा हो। अगर हमारे एग्जीक्यूटिव हर एक लेवल पे अच्छे परफॉर्मेंस होंगे तो हमारा पोटेंशियल पूरी तरह से एक्सप्लॉइट हो पाएगा और हम अच्छी तरह से रन कर पाएंगे। टू डेवलप लीडर्स, जो एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट है ये फ्यूचरिस्टिक प्रोसेस रहता है। ये सिर्फ ये काम नहीं करता है कि हमारा करंट जॉब्स अच्छे से हो पाए, ये हमें हमारे लार्जर रोल्स के लिए भी लोगों को बनाता है, रेडी करता है। ये लीडर्स बनाता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और उन्हें मैच्योर्ड मैनर में, ब्रॉडर देन देयर, उनके आउटलुक को ब्रॉडन करता है, उनकी एबिलिटीज को बढ़ाता है और उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाता है, डिसीजन मेकिंग स्किल्स को बढ़ाता है। तो आगे चल के वो लीडर्स बन सकते हैं, आगे चल के वो डिपार्टमेंटल हेड्स बन सकते हैं, आगे बन के सीईओ सीएफओ बन सकते हैं अगर जरूरत पड़ी तो। नाउ एग्जीक्यूटिव करियर ग्रोथ, एग्जीक्यूटिव करियर ग्रोथ में क्या होता है कि हम करियर जो है, इट प्लान्स द करियर ग्रोथ ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स। ये सिर्फ उनकी बिजनेस स्किल्स को अच्छा नहीं करता है, उन्हें पर्सनली भी ग्रो कराता है, उन्हें अच्छे ह्यूमन बींग्स बनाता है, उन्हें प्रिपेयर करता है हायर रोल्स के लिए, उनके मोरल्स को बढ़ाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, उनका कमिटमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ अच्छा करता है, जिससे कि उनका रिटेंशन हम कर सकते हैं और उन्हें ऐसा नहीं लगता है कि उन्हें ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ने की जरूरत है किसी अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए। वो यहीं पर ग्रो करेंगे, यहीं पर और पैसे कमा सकते हैं अगर अच्छा काम करेंगे तो। फिर मेथड्स ऑफ एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट, क्या क्या मेथड्स होती है एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट की? दो होती है, एक होती है ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है, एक होती है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। हमने थोड़ा सा इसको पहले समझा था। ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या होती है? जब एम्प्लॉय को हम ट्रेन करते हैं, जब वो अपना डे टू डे काम करता रहता है तभी हम उसे ट्रेन करते हैं। ऑफ द जॉब मतलब उसे दूसरी जगह बेचे करते हैं। तो जो ऑन द जॉब में जो स्किल्स हम गेन करता है एक एम्प्लॉय, जब वो उसके डे टू डे काम करता रहता है, ये रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट में काम करता है, चैलेंजेस को फेस करता है, सिचुएशन को फेस करता है, सॉल्यूशंस निकालता है। लेकिन जब वो ये कर रहा होता है तो जो एक सुपीरियर एक्सपीरियंस पर्सन है वो उसको सुपरवाइज और गाइड करता रहता है। सारे एम्प्लॉयज जो है लोअर लेवल से लेकर टॉप लेवल तक वो कंटिन्यूअसली और रेगुलरली जॉब ट्रेनिंग करते रहते हैं। इसके कई सारे फॉर्म्स होते हैं। पहला होता है कोचिंग। कोचिंग में क्या होता है, जो ट्रेनी है उसको प्लेस करा जाता है किसी एक्सपीरियंस एम्प्लॉय या सुपरवाइजर के अंदर, जो उसको इंस्ट्रक्ट और गाइड करता है सारे डे टू डे काम के लिए। क्या टास्क करना है, किस तरीके से करना है, और अगर उसने कोई गलती कर दी तो कैसे सुधारनी, वो सब बताता है। ये हेल्प करता है ट्रेनी को ग्रो और एनहांस करने के लिए, उसकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स और एनालिटिकल स्किल्स को। और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन भी उसको मिलते हैं उसके सुपरवाइजर के द्वारा। जॉब रोटेशन हमने अभी देखा था। जो एम्प्लॉय है उसे हम या एक या दो रोल्स और डिपार्टमेंट में शिफ्ट करते रहते हैं, ताकि उसका नॉलेज बढ़ता रहे, उसका एक्सपीरियंस बढ़ता रहे अलग अलग फील्ड का, और वो एक्सपोजर उसको ज्यादा मिले बिजनेस के सारे एस्पेक्ट्स का। ये उससे मोटिवेटेड फील करने कराने के लिए, और जो मोनोटोनी है और बोर्डम है, वही वही चीज करने की जो फीलिंग होती है उससे दूर रखने के लिए होता है। उससे नए नए चैलेंजेस देके उसको इंटरेस्टेड रखने के लिए, उसके इंसाइट को बढ़ाने के लिए, एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए करा जाता है। फिर अंडर स्टडी। अंडर स्टडी क्या होता है कि जैसे अगर मैं एक सीईओ हूँ किसी ऑर्गेनाइजेशन का, अब मुझे ये ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ना है किसी भी रीजन की वजह से, तो मैं अपने अंदर किसी जूनियर बंदे को अपने अंडर स्टडी बना लूंगा, और अगले 2 या 3 महीने तक मैं जितने भी काम कर रहा हूँ, जितने भी डिसीजन ले रहा हूँ, उन सब में उसको इन्वॉल्व करके रखूंगा, सारी चीजें उसको बताऊंगा, समझाऊंगा, ताकि जब मैं चला जाऊं तो मेरी जगह पे वो आ जाए, और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपना काम अच्छी तरह से करते रहे, मेरे जाने से कोई ज्यादा अफेक्ट ना पड़े ऑर्गेनाइजेशन को। ये होती है अंडर स्टडी। नाउ प्रोजेक्ट्स एंड असाइनमेंट्स। जो एम्प्लॉई है वो, उसे कोई हम स्पेशल प्रोजेक्ट या असाइनमेंट उसे हैंडल कर देते हैं, जिसमें वो इन डेप्थ
दे माइट हैव टू इन डेप्थ रिसर्च एनालिसिस एंड प्रेजेंट अ रिपोर्ट और एडवाइस कर रहे हैं सोल्यूशन जो भी फेस हो रही है। ये एम्प्लॉय को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस देता है और इन डेप्थ नॉलेज देता है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट उस पर्टिकुलर फील्ड के बारे में। हमने उससे बोल दिया कि आप इसको सॉल्व करके दो हमें प्रॉब्लम उसकी दी। अभी होती है दूसरी टाइप की ट्रेनिंग जो होती है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। इसमें क्या होता है कि हम न्यू जॉब की स्किल्स और नॉलेज प्रोवाइड करते हैं एम्प्लॉयज को। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग टेक्स प्लेस जो आपकी इमीडिएट वर्क प्लेस है उससे थोड़ा दूर ये होती है। यहाँ पे जो सेशंस और ट्रेनर्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर होते हैं और ये कॉस्टलियर रहती है और मोर आर्टिफिशियल रहती है। आर्टिफिशियल का क्या मतलब होता है कि सिनेरियोस बना के आपको सिखाया जाता है, क्योंकि असल में तो काम हो नहीं रहा है। वो आपको सिखाते हैं कि अगर फैक्ट्री में ऐसा होगा तो ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा होता है ऐसा करना पड़ेगा, लेकिन ऑन द जॉब में वो चीज वहां हो रही होती है और उसको आप सीखते रहते हो। ठीक है। बिलो आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। पहला होता है लेक्चर। लेक्चर जैसे हम लेक्चर पे देखते हैं, जैसे आप अभी देख रहे हैं, ये हो गई ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। मतलब एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, जैसे स्पेसिफाइड एरिया पे, स्पेसिफाइड एरिया ऑफ द वर्क ग्रुप को ट्रेन करा जाता है। कौन ट्रेन करता है? कोई एक्सपीरियंस या लर्नेड पर्सन जिसके पास इन डेप्थ नॉलेज रहता है इस पर्टिकुलर एरिया के बारे में। और इट कैन बी डन इन द फॉर्म ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, विजुअल एड्स या स्पीच के थ्रू। जो प्रेजेंटर है, मतलब जो लेक्चरर है, उसके पास कम्युनिकेशन इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, मेरे पास। फिर उसको जो नॉलेज है उसके बारे में कॉन्फिडेंट होना चाहिए मुझे। उसके पास जो चीजें हैं, जो भी इम्पार्ट कर रहा है नॉलेज, उसके लिए वो खुद बहुत क्लियर होना चाहिए। उसने रूम देना चाहिए फॉर डिस्कशन और अलाउ करना चाहिए इंटरएक्टिव सेशंस, ताकि एटमॉस्फेयर लाइवली रहे और लोग जो ऑडियंस है उसमें वो इंटरेस्टेड रहे। ये सब मुझे करना है ऐसा एज अ लेक्चरर, ये मुझे करना है। तो ये पहला हो गया लेक्चर, लेक्चर देना ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में। दूसरी चीज हो गई कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस में क्या होता है कि मीटिंग कंडक्ट होती है, सारे इंडिविजुअल्स को एक टॉपिक दे दिया जाता है और सब लोग मिलते हैं जूम पे या किसी भी एक मीटिंग करते हैं और डिस्कस करते हैं। ये इन्वायरमेंट जो होती है वो हेल्दी डिस्कशन को प्रमोट करती है। सभी लोग अपना वॉइस फ्रीली फ्रीली अपने ओपिनियन दे सकते हैं, जिसकी वजह से एक एनरिचिंग इन्वायरमेंट आता है। सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं और सोल्यूशन निकालते हैं। और जो कॉन्फ्रेंस का लीडर होता है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि सारी चीजें अच्छा प्लान गाइडलाइंस के अंदर हो और सारी चीजें अच्छे से और कंक्लूड, पूरी मीटिंग अच्छे से कंक्लूड हो और कोई राड़ा ना हो उसमें। ये कॉन्फ्रेंस लीडर का काम रहता है। फिर बिजनेस गेम्स। बिजनेस गेम्स का मतलब होता है अंडर दिस मेथड जो ट्रेनीज है उनको अलग अलग ग्रुप्स में और टीम्स में डिवाइड कर दिया जाता है और उनको हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे दी जाती है जो कि बहुत क्लोज रहती है रियल टाइम सिचुएशन से। उन्हें कुछ सर्टेन डिसीजंस लेने पड़ते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है। तो मतलब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, गेम्स के फॉर्म में उन्हें टीम बना दी, उनमें कंपटीशन भी हो रहा है और उन्हें आपको सीखना सिखाना भी है। इसकी वजह से आपको क्या होता है कि वो रियल वर्ल्ड उसका सिचुएशन का इम्पैक्ट समझ पाते हैं, उसका रिजल्ट निकाल पाते हैं। तो वो सब आपस में डिस्कस करते हैं, उसका सोल्यूशन निकालते हैं और एक दूसरे को इन्फॉर्म करते हैं। और फिर वो मैनेजर को बताते हैं, मैनेजर से फीडबैक लेते हैं, वो बोलता है इसमें ये गलती है, इसमें ये गलती है, फिर वो आपस में डिस्कस करते हैं। तो ये प्रोसेस तब तक होती रहती है जब तक कोई अच्छा डिजायर्ड रिजल्ट उनके पास निकल के नहीं आता है। इससे क्या होता है कि जो मैनेजर और लीडरशिप स्किल्स एंड डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है वो अच्छी होती है। ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव टूल रहता है ऑफ एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट, as it allows them to experience how their decisions and actions impact the business. केस स्टडी में क्या होता है कि डिसीजन मेकिंग जो होती है मैनेजर्स के लिए बहुत जरूरी होती है और प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट करती है। तो डिसीजन मेकिंग को इंप्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं कि बहुत सारी केस स्टडीज होती हैं जो इंटरेस्टिंग रियल वर्ल्ड सिचुएशंस को लेके आते हैं क्लासरूम में, और जो बेस्ड रहती है कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस पे, और उससे इंट्रोड्यूस कराते हैं लोगों को। पार्टिसिपेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू थॉरोली रीड एंड मास्टर द कंटेंट्स ऑफ द केस, उसके ऑब्जेक्टिव्स को ग्रास्प करें और उसको अप्लाई करें जो भी सिचुएशन आपको बताई गई है उसमें। दे शुड बी एबल टू डिसाइड अ करेक्टिव कोर्स ऑफ एक्शन। जो भी केस स्टडी में प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए क्या कोर्स ऑफ एक्शन लेना पड़ेगा और उसके इम्पैक्ट और इफेक्टिवनेस को करेक्ट तरीके से जज कर सके एट द एंड रिजल्ट ये रहता है। इससे हमारी जो एम्प्लॉइज हैं, जो ट्रेनिंग्स हैं, उनकी मैनेजरियल और डिसीजन मेकिंग स्किल्स अच्छी हो जाती हैं। देन रोल प्लेइंग। रोल प्लेइंग का मतलब क्या होता है कि ये एक मेथड रहती है जब जहाँ पे कॉम्प्लेक्स और कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस प्रिपेयर करी जाती हैं, ट्रेनिंग प्रेजेंट करी जाती हैं ट्रेनी को। हर एक ट्रेनी जो है उसको प्ले करना पड़ता है एक रोल ऑफ अ स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर, जिसको रिक्वायर है कि किसी सिचुएशन को सॉल्व करना है। यहाँ पे स्पॉन्टेनियस मतलब हम उसको क्या देते हैं कि आप एक मैनेजर हो और आपके और एग्जाम्पल आप डिपार्टमेंटल हेड हो और आपके डिपार्टमेंट में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है चार पांच लोगों के बीच में। जो लोग कुछ लोग बोल रहे हैं कि इनको सैलरी ज्यादा दी जा रही है, कुछ लोग बोल रहे हैं इनको सैलरी ज्यादा दी जा रही है, आप इसको सॉल्व कैसे करोगे? तो आपको सिचुएशन दे दिया और उसको सॉल्व करके देना है। इसकी वजह से लोगों की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी होती है और इससे बंदा अपनी खुद की बिजनेस एक्यूमेंट और उसको इमीडिएट फीडबैक मिलता है, मैं कितने अच्छे से कोई चीज कर सकता हूँ उसके बारे में सीखता है। उससे जो उसने गलती करी और जो गलती करने के बाद उसको फीडबैक मिला, उससे उसकी स्किल्स और अच्छी हो जाती हैं कि किस तरह से सजेशन लेना है, किस तरह से लोगों इंटरपर्सनल स्किल्स कैसे लोगों से बात करनी है और कैसे उसके डिसीजन से उसका रोल और दूसरे लोग अफेक्ट होते हैं, ये भी उसे पता चलता है। फिर सेंसिटिविटी ट्रेनिंग। सेंसिटिविटी ट्रेनिंग क्या होता है कि हम एक बिहेवियर फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप करते हैं लोगों में, एक टॉलरेंस पावर
डेवलप करते हैं लोगों में, ताकि वो दूसरों के व्यूज को और ओपिनियन को समझ सके। इसको हम किस तरह करते हैं कि इसमें हम अनस्ट्रक्चर्ड ग्रुप बना देते हैं 10 से 15 लोगों का, जिसमें कोई ट्रेनर या लीडर नहीं रहता, और उनको एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम दे देते हैं और बोलते हैं कि आप इसको सॉल्व करके दो। तो लोग अपनी इसको सॉल्व करने के लिए हायरार्की बना लेते हैं। कुछ लोग फोर्स करते हैं अपने आप को लीडर बनाने के लिए, फिर उन्हें पता चलता है कि बाकी लोग उनको अपोज कर रहे हैं, तो इस तरह की लड़ाई झगड़ा होता है। फिर सभी लोग समझ पाते हैं कि क्या करना सही है, क्या करना गलत है। ये जो सेल्फ रियलाइजेशन है कि क्या हमें करना है, किस तरह से हमें रिएक्ट करना है, ये होती है सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, ताकि हम इंटरपर्सनल बिहेवियर सीख सकें और वैल्यू सीख सकें दैट माइट फर्दर यूज इन देयर वर्क प्लेस। फिर इन बास्केट टेक्निक्स, इन बास्केट टेक्निक क्या होती है कि हम बहुत सारे नंबर ऑफ टास्क जो हैं वो एक साथ प्रेजेंट कर देते हैं किसी ट्रेनी को, बहुत सारी फाइल्स, बहुत सारे फोन कॉल, बहुत सारे रिपोर्ट, बहुत सारे मैसेजेस जो हैं उसे दे देते हैं, जिसमें कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस नहीं होता। जो ट्रेनी है उसको प्रायोरिटाइज करना पड़ता है कि कौन से टास्क को मैं पहले करूं, कौन से को बाद में करूं, कौन से को डेलीगेट करूं, और अपने जो बास्केट में आपको जितनी सारी प्रॉब्लम्स दी गई है उसको एक एक करके आपको क्लियर करना पड़ता है इन द टाइम गिवन। आपको बोला है कि आपके पास एक हफ्ता है, आपको ये पूरा काम खत्म करके देना है। अब कैसे करना है वो आपके ऊपर है, किस सीक्वेंस में करना है वो आपके ऊपर है। ये हेल्प करता है एक्वेंट देम विद द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द वर्क। ऐसा नहीं होता है कि आपके पास हमेशा एक ही प्रॉब्लम रहती है, आपके पास 10 प्रॉब्लम रहती है और 10 को आपको जरूर जल्दी सॉल्व करना होता है, लेकिन किस सीक्वेंस में करोगे, किसको पहले करोगे, किसको बाद करोगे, इसका एक्सपीरियंस लेने के लिए इन बास्केट टेक्निक्स काम आती है। ठीक है, दिस वाज द चैप्टर। अभी देखो चैप्टर खत्म हो गया। अब आपको देखना है कि जो आपने समझा, आपको समझा, आपको कुछ उनसे याद है कि नहीं है, याद है। तो जो ट्रेनिंग मेथड्स होती हैं उसके सिलेक्शन में इनमें से कौन सा फैक्टर नहीं होता है। पहला, ट्रेनिंग के गोल्स, ट्रेनिंग का बजट, टाइम अवेलेबल। तीसरा, रोल, पर्सन, रोल एंड कॉन्फ्रेंस एनालिसिस। इनमें से कौन सा फैक्टर नहीं होता है सिलेक्शन ऑफ ट्रेनिंग मेथड के लिए। आपको आंसर कमेंट में लिखना है, और आपके आंसर, अगर आपने सही आंसर दिया तो आपको लाइक मिल जाएगा विद इन 24 आवर्स। नाउ दिस वाज द चैप्टर। गुड नाइट। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।